हाँ, बस छूट जाएगी और किसी की छूटेगी? चलो अगली हेडिंग डालो। विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। देखो मान लो कि ये अलग अलग माध्यम है, ठीक है। अलग अलग माध्यमों की समांतर फलकें हैं। ये बाहर वाला माध्यम वायु, ये जल और ये कांच। ठीक है। और बाहर वाला ये भी क्या होगा? वायु। ये समांतर माध्यम है और यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण आती है तो अलग अलग माध्यमों से गुजरने के पश्चात वो कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। वायु और जल, अगर हम ये वाला युग्म लेते हैं, वायु और जल युग्म लेते हैं, यहाँ पर ये बताओ सघन कौन है, विरल कौन है? जल सघन है, वायु क्या है? विरल है। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर हम इसका वर्तनांक म्यू डब्ल्यू मान ले, इसका वर्तनांक म्यू ए, इसका वर्तनांक म्यू डब्ल्यू, सॉरी म्यू जी, कांच है तो म्यू जी, और ये भी क्या हो जाएगा? म्यू ए। ठीक है। जब वायु और जल युग्म लेंगे तो वायु विरल, जल सघन, उस विरल से सघन में आएगी तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है। ये है आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण। अब चूंकि अलग अलग माध्यमों से चलेगी इसलिए अपवर्तन कोण इसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये अभिलंब जो है इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2। ठीक है। एक और अभिलंब यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर कौन सा युग्म बनेगा, कौन सा जोड़ा बनेगा? जल और कांच युग्म। तो दोनों बताओ कौन सघन कौन विरल? जल विरल, कांच सघन। विरल से सघन क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। ये हो गया अभिलंब, इसको मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं N2। तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है। फिर से वही, अब बताओ क्या हो रहा है? कहाँ से कहाँ जाएगी? अब
कांच से वायु, मतलब कांच सघन वायु विरल, तो अभिलंब से दूर की अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा, क्या हो जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जब विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन की घटना होती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होते हैं यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम एक समान हो। ठीक है, यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम एक समान होते हैं तो विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन के दौरान आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये है आपतित और ये क्या है, निर्गत। ठीक है, ये R1 N1 और M1 N1 N2 और M1 M2 परस्पर क्या होगी, समांतर, और ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है T। ठीक है, तो M1 M2 समांतर होगा N1 N2 के, QR उनको मिलाएगा तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये R1 है तो ये भी क्या होगा, R1। इसको क्या मान लेते हैं, R2। ये क्या है, R2। जब ये वाला R2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कुछ और मान लो, इसको A1 A2 मान लो, अभिलंब मानना, कुछ भी मान सकते। ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और क्योंकि ये वाली किरण और ये वाली किरण समांतर है इसलिए ये वाला कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। ये I है तो ये भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अलग अलग युग्म के लिए स्नेल का नियम लगाना है। तो पहला युग्म कौन बनेगा, वायु और जल का युग्म। ठीक है, तो वायु जल युग्म के लिए क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या लिखेंगे, साइन I बटे साइन R1, साइन I बटे साइन R1। ठीक है, हाँ बताओ तुम बताओ, तुम क्या होगा, यहां से यहां आ रहा है A म्यू W, बैठो, क्या लिखेंगे इसको हम, A म्यू W लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब कौन सा युग्म मिलेगा, जल और कांच का युग्म मिलेगा। ठीक है, तो जल कांच युग्म के लिए स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, यहां से साइन R1, क्योंकि अब इस बार आपतन कौन है, R1 बटे साइन R2, तो साइन R1 बटा साइन R2 बराबर क्या लिखेंगे, W म्यू G, क्योंकि वो W से किस में जा रही है, G में, W म्यू G, जहां से जाएगी वो पहले और जहां पर जाएगी वो बाद में। अब कौन सा युग्म बचा, कांच और वायु के लिए, कांच वायु युग्म के लिए स्नेल के नियम से क्या लिखेंगे इस बार, साइन R2 बटा साइन I। ठीक है, साइन R2 बटा साइन I बराबर क्या हो जाएगा, G म्यू A, G म्यू A।
समीकरण नंबर ये 2 हो गया, ये वाला समीकरण नंबर 3 हो गया। तीनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो क्या होगा, समीकरण 1 गुणा 2 गुणा 3 से, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो बाएं को बाएं से दाएं को दाएं से, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन R1 गुणा साइन R1 बटे साइन R2 गुणा साइन R2 बटे साइन I बराबर a म्यू W गुणा W म्यू G गुणा G म्यू A। यहाँ से जो सब कट जाएगा ना, साइन I से साइन I, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2, क्या बचा इधर साइड 1, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा a म्यू W गुणा W म्यू G गुणा G म्यू A बराबर कितना 1 थे। ये विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन के लिए रिजल्ट निकलता है, ठीक है। देख लो इसको ध्यान रखो। समझ में आ गया सबको? अच्छा, वहां से देखो जो PQ है उसको एकदम सीधे जाना चाहिए था, अब वो कहां से जा रही है? वो PQ क्यों लिखा है ना, छोटा सा लिखा है Q। जो PQ है उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अब किधर से गई? ST से, तो शिफ्ट होगा कि नहीं हो गई? अपने लाइन से अलग होके बाहर आ गई। वो कितना बाहर आई है उसको एक शब्द कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो अगला हेडिंग उसी का रहेगा, पार्श्विक विस्थापन ज्ञात करना।
एकादशी के दिन चैप्टर पूछूंगा। दशहरा के बाद एकादशी क्या होती है? दशहरा के बाद छुट्टी है 11वें दिन की। अच्छा, उसके 12वां दिन भी उसे क्या बोलते? द्वादशी। और क्या द्वादशी का त्रयोदशी के दिन मैं पूछूंगा। एकदम अच्छे से पढ़ के आना। हाँ, 13 उसमें शायद कोई व्रत होगा 13 रहते हैं वो। अमावस्या को ही रहता होगा। नहीं, तरह तरह के लोग व्रत रहते हैं, खाना चाहते रहते हैं। खाते कितना चिड़ै के बराबर खाते हैं रोटी। वेग के कारण वेग घटता जाता है। वेग माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वेग में क्या होगी? या तो वृद्धि होगी या फिर क्या होगी? कमी होगी। इसी कारण से क्या होता है, जितना दूरी उसको चलना चाहिए था उतने समय में वो दूरी वो नहीं चल पाएगी। इस कारण से क्या होती है, शिफ्ट होती जाती है। धीमी हो जाएगी ना, वहां से प्रवेश करेगी। पानी में अलग होता है, कांच में प्रकाश का चाल अलग होता है। और वायु में तो पता होता है 3.8 मीटर पर सेकंड। लिख गया? नहीं लिख पाया? कितना एकदम आराम आराम से, बड़े मजे मजे से लिख रहे हैं। वो दो तीनों देखो बैठी है, तब से लेकर 15 मिनट हो गया। लोग स्लो स्लो लिख रहे हैं। देखो हाल चाल में पहुंच जाए एक दूसरे के काम में। तुम लोग जल्दी कर लिया करो, हाल चाल में पूछा गए। आज क्या होगा व्रत में? पहाड़ कुछ बनेगा नहीं बनेगा? कुछ बनता है नहीं बनता? आज साबूदाना बनेगा नहीं? क्या दो क्या होता है प्रिंस? क्या बनाएंगे? साबूदाना? रिया के लिए कर
बासी वाला लेते हैं, ठंडा बढ़िया रहता है। कढ़ी लाई थी? हाँ, मेरे लिए थोड़ी लाई। चलो अगला हेडिंग डालो, पार्श्विक विस्थापन। सब कहोगे इतना ही? डेली जाके 10 मिनट पढ़ लिया करो, ठीक है? केवल 10 मिनट ही पढ़ना है। 10 मिनट जाके और 10 मिनट आते समय, ठीक है? उतने में काम हो जाएगा। अगर ध्यान से क्लास में पढ़ोगे तब। अगर क्लास में कढ़ी और साबूदाना बताओगे तो फिर वो कढ़ी और साबूदाना साथ में वो भी चला जाएगा पेट के अंदर। चलो देखिए अगला हेडिंग है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो जब विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण जिस मार्ग से जानी चाहिए उस मार्ग से नहीं जाती, वो कुछ क्या होती, शिफ्ट होती, अपने मार्ग से विचलित होकर किसी दूसरे मार्ग से जाती। तो आपतित किरण और निर्गत जो लास्ट में यहाँ पर निकली थी, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। देखो कैसे, और वही वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अब अगर थोड़ी सी इसमें गणित आती होगी तो इसका वैल्यू निकालना क्या होता है, आसान, ठीक है। मान लेते हैं ABCD, ये आयताकार कोई कांच का फलक, ठीक है। तो कोई प्रकाश किरण, ये मान लो वायु है, ये कांच है, और ये भी क्या है, वायु। तो पहला माध्यम और अंतिम माध्यम एक समान है कि नहीं है, एक समान है। मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे आई, आपतन कोण आई होगा, ठीक है। हम इसमें ये भी सिद्ध कर लेते हैं कि ये परस्पर किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होगी, ये भी सिद्ध इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अगर प्रारंभिक और अंतिम माध्यम एक समान है तब, ठीक है। तो ये क्या होगी, अविलंब की ओर झुकेगी, थोड़ा सा सीधा हो गया यहाँ। इसको मान लेते हैं P Q, ये R, ठीक है। ये क्या होगा, ये अविलंब है। अब कांच से कहाँ जा रही है, वायु में, तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी, ठीक है। कुछ ऐसे जाएगी, S दिशा में चलेगी। ये R है, ये भी क्या होगा, R होगा, और इसको मान लेते हैं E, क्या मान लेते हैं, E, एग्जिट एंगल E, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि I बराबर क्या होता है, E होता है। तो पहला प्रश्न इसी में है कि सिद्ध करना है कि I का मान क्या होता है, E के बराबर होता है यदि प्रारंभिक और अंतिम माध्यम एक समान होते हैं तब, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, पार्श्विक विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें पार्श्विक विस्थापन निकालने के लिए इस किरण को आगे बढ़ाओ ऐसे डैश डैश करके,
ये दोनों समानता दिख रही है, ठीक है। तो यहां से इस रेखा में क्या डालो, लंब डालो। ये देखो, ये हो गया मान लो L, ठीक है। और इसको बिंदु दे देते हैं, ये है M Q, इसको मान लेते हैं N, ठीक है। और इसको मान लो ये A, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर मान लो ना, कुछ और मान लो, T मान लो, स्क्वायर ST मान लो, ठीक है। अब क्या करना, स्नेल का नियम लगा के पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि I बराबर क्या होता है, E के होता है। तो किस पृष्ठ में लगाओगे, वायु और कांच युग्म में लगाना पड़ेगा। पहला क्या है, वायु और कांच युग्म के लिए, ठीक है। वायु डैश कांच युग्म, युग्म में स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ए म्यू जी, इसका वर्तमान म्यू ए, इसका वर्तमान म्यू जी। तो क्या हो जाएगा, ए म्यू जी, ए मतलब एयर और जी मतलब ग्लास, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो। अब किस में लगाओगे, कांच और वायु युग्म के लिए स्नेल का नियम, कांच डैश वायु युग्म में स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आर बटा साइन ई, साइन आर बटा साइन ई बराबर जी म्यू ए। समीकरण 2। ये बताओ कि उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ए म्यू जी और जी म्यू ए का गुणा किसके बराबर होता है, 1 के, क्योंकि ए म्यू जी बराबर 1 जी म्यू ए, तो जी म्यू ए को ए म्यू जी के पास लाओ, कितना उधर बचेगा, 1 के। यहां लिखेंगे चूंकि ए म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर कितना होता है, ए। कहां से आए, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत, ठीक है। तो जो ए म्यू जी का मान है साइन आई बटा साइन आर और जी म्यू ए का मान है साइन आर बटा साइन ई, उठा के रख दो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर गुणा साइन आर बटा साइन ई बराबर कितना, ए। तो ये साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन ई को कहाँ भेज दे, दाएं साइड। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन ई। त्रिकोणमितीय अनुपात कब बराबर होते हैं, जब उनके कोण बराबर हो। यहाँ से बोल देंगे इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, ई, मतलब आपतन कोण बराबर निर्गत कोण। पहला तो ये सिद्ध हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है, पार्श्विक विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन के लिए मान लेते हैं कि इस ब्लॉक की जो मोटाई है कितनी है, टी है, मतलब एडी का मान कितना है, टी है। जब एडी का मान टी है तो क्यूएन का मान भी कितना होगा, टी होगा, क्योंकि ये चौड़ाई है तो ये भी क्या है, चौड़ाई है ना, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, तुमको 2 त्रिभुज इसमें दिख रहे होंगे, 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक क्यू एन आर और एक क्यू आर एल या क्यू एल आर, ठीक है। अब थोड़ा इधर देखना, ये वाला कोण कितना है, आई, तो इसके सामने भी क्या होगा, आई होगा, नहीं होगा,
ठीक है, ये यदि आई है तो ये वाला पूरा यहां से यहां तक क्या होगा, आई होगा। लेकिन आई में से आर चला गया तो ये वाला कितना बचेगा, आई माइनस आर बचेगा, नहीं बचेगा भाई, पूरा ये पूरा आई है, क्योंकि ये आई है सम्मुख कोण। अब आई में से आर चला गया तो क्या बचेगा, आई माइनस आर। तुमको यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक कोण आर वाला और एक कोण आई माइनस आर का। ठीक है, तो ये दोनों को अलग अलग बना देते हैं, अतः यही इकट्ठा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखना। यहाँ पर Q, यहाँ पर N, यहाँ पर R, यहाँ पर L, ये है R और ये है I माइनस R। ये मोटाई तुमको पता है कितना, T। ऐसे ही है त्रिभुज वो। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है और दो समकोण त्रिभुज में तुमको क्या चाहिए, R L की वैल्यू चाहिए ना। इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। पार्श्विक विस्थापन डी है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो तुमको डी का मान निकालना है और दो समकोण त्रिभुज है, कैसे निकालते हैं, तुलना करके। कैसे निकालेंगे, तुलना से। तो सबसे पहले इसमें क्या लगा दो, कॉस आर लगा दो। क्या लगा दो, कॉस आर। तो कॉस आर क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एन आर में क्या लगाना है, कॉस आर लगाना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ओ एन पर क्यू है ना, क्यू एन आर में क्या हो जाएगा, कॉस आर। कॉस आर बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार ये क्यू एन है, कर्ण है क्यू आर, तो क्यू एन बटा क्यू आर। क्यू एन बटा क्या होगा, क्यू आर। यहां से क्यू आर का मान निकालो, कितना आएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन बटा कॉस आर, उधर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये क्यू एन बटा कॉस आर। क्यू एन का मान कितना है, टी के बराबर है ना, टी, क्यू से लेके एन तक कितना वैल्यू है इसका, टी है। तो जहां क्यू एन है वहां क्या रख दो, टी रख दो। तो क्यू आर का मान कितना मिल जाएगा, क्यू आर का मान आ जाएगा टी बटा कॉस आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, समकोण त्रिभुज क्यू एल आर में चलो। क्या लगा दो इसमें, साइन आई, क्योंकि हमको ये भुजा चाहिए ना, लंब बटा क्या करना पड़ेगा, कर्ण। तो साइन आई माइनस आर लगाओ इसमें, साइन आई माइनस आर क्या होगा, लंब आर एल बटा क्यू आर, आर एल बटा क्यू आर। क्यू आर का मान कितना है, टी बटा कॉस आर, और आर एल का मान कितना है, डी। तो यहां से हो जाएगा साइन आई माइनस आर बराबर डी बटा टी बटे कॉस आर। कॉस आर कहाँ जाएगा, ऊपर। साइन आई माइनस आर बराबर हो जाएगा डी इंटू कॉस आर बटे क्या करेंगे, टी। अब यहाँ एक शर्त लगानी है, यदि आई माइनस आर की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो साइन आई माइनस आर लगभग आई माइनस आर के बराबर हो जाता है, तथा
यदि r की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर हो तो cos r का मान 1 के बराबर हो जाता है। जहाँ cos r है वहाँ 1 रख दो, और जहाँ sin i माइनस r है वहाँ क्या रख दो, i माइनस r रख दो। यहाँ से हो जाएगा i माइनस r बराबर d अपॉन t। यहाँ से t से गुणा करो इधर, ये बन जाएगा t इंटू आई माइनस टी इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। या t को बाहर करो और ये i माइनस क्या है, r है, तो t इंटू आई माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, d। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो, i को ले लो कॉमन, i को जब कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, t इंटू आई, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस r बटा i होगा नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा, d। तो यहाँ से देखो साइन i बटा साइन r बराबर म्यू के बराबर होता है, मतलब माध्यम का वर्तमान a म्यू g। फिर वही यदि i बहुत छोटा हो तो साइन i लगभग i के बराबर, और यदि r बहुत छोटा हो तो साइन r लगभग r के बराबर। तो i बटा r किसके बराबर हो जाएगा, a म्यू g के। यहाँ लिख सकते हो जब i बटा r a म्यू g के है तो r बटा i किसके हो जाएगा, या 1 अपॉन a म्यू g। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं r बटा i के जगह 1 अपॉन a म्यू g। यहाँ से हो जाएगा t इंटू आई 1 माइनस 1 अपॉन a म्यू g बराबर क्या, d। ये होता है पार्शिक विस्थापन। ठीक है, इसको ध्यान रखना, लिखोगे हाँ सेंड कर, अच्छा उसमें ग्रुप में सेंड कर दिया ना इसको, ठीक, नहीं लेट हो जाओगे ज़्यादा।